ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हमने जो मेमोरी एलोकेट की है वो स्टैटिक मेमोरी है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। यहाँ पे देखिए ये जो प्रोग्राम है ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है। यहाँ पे देखिए जब हमने एरे बनाया है तो यहाँ पे एरे का साइज़ कुछ भी हमने फिक्स नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए एरे का कोई साइज़ हमने फिक्स नहीं किया। इसका मतलब कि रन टाइम पे जब ये मेरा प्रोग्राम रन होगा तो मैं एरे में कितने भी एलिमेंट्स स्टोर कर सकता हूँ। तो ये है देखिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का फ़ायदा कि हम रन टाइम पे, अब ये प्रोग्राम रन होना बंद हो गया है, लेकिन जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो रन टाइम पे मैं बताऊँगा कि मुझे कितनी मेमोरी चाहिए या कितने स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है। अगर मान लेते हैं कि जो हमारे पास इंटीजर है वो ऐसे हैं 10, तो 10 यहाँ स्टोर होगा, फिर 20 यहाँ स्टोर होगा, 30 यहाँ स्टोर होगा, फिर 40 यहाँ स्टोर होगा, 50 यहाँ स्टोर होगा। और आप ये सब समझते हैं कि ये 10, 20, 30 ये सब बाइनरी में स्टोर होता है, ठीक है, बाइनरी में स्टोर होता है। तो वो तो हम समझने के लिए इसको डेसिमल वैल्यू में लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें रीअलॉक करना है, मतलब हमें इसमें 10 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, 10 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है। तो हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे रीअलॉक पी, मतलब वही पॉइंटर जो कि इस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था, और लिख देंगे 10 इंटू साइज ऑफ इंट। तो इससे क्या होगा, इससे ये पूरा जो ब्लॉक होगा ना, ये पूरा ब्लॉक का साइज़ बढ़ जाएगा और अब ये ब्लॉक 10 इंटीजर्स को स्टोर कर पाएगा। अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है, जिस नोट्स में आज हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट समझे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में, तो अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है तो आपको पता है कि इस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और यहाँ पे आपको मोर नाम की बटन दिखेगी, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। फिर गूगल ड्राइव की लिंक है, आप उस पर क्लिक करिए। तो जब आप गूगल ड्राइव आपका ओपन होगा तो आपको काफ़ी सारे फोल्डर मिलेंगे, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे। अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ये पढ़ना है तो आप इस फोल्डर में डबल क्लिक करके आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ लगभग मैं सभी नोट्स यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के 28th वीडियो में आज हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम सी प्रोग्रामिंग में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम किस तरीके से सी प्रोग्रामिंग में रन टाइम में मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब है कि जब प्रोग्राम चल रहा होता है, ठीक है। अब इस लाइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब प्रोग्राम चल रहा होता है तब ज़रूरत के अनुसार कंप्यूटर से मेमोरी मांगने को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो यहाँ पे लिखा है कि जब प्रोग्राम चल रहा हो, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब समझने के लिए आपको एक सी प्रोग्राम देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक सी प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं कि एक एरे बना रहे हैं जो कि कितने साइज़ का है, 5 साइज़ का। इसका मतलब ये 5 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है, ठीक है। इस तरीके के मेमोरी एलोकेशन को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। इसमें क्या है कि देखिए अभी प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है, ठीक है। जब प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है तो हम इस एरे के साइज़ कुछ भी कर सकते हैं। इस एरे के साइज़ में 50 भी कर सकता हूँ, 500 भी कर सकता हूँ, 5000 भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये प्रोग्राम रन होगा, इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। देखिए अब ये प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है। अब रन टाइम पे मैं इसकी मेमोरी चेंज नहीं कर सकता, मतलब रन टाइम पे मैं इस एरे की मेमोरी चेंज नहीं कर सकता। अब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है। और जब ये प्रोग्राम रन हुआ तो इसने एक एरे बना दिया जो कि 5 इंटीजर को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स डेटा डू यू वांट टू स्टोर, आप कितने स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि मैं 5 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना चाहता हूँ तो मेरे इस प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मेरे एरे का साइज़ क्या है, 5 है। इसका मतलब ये 5 डेटा स्टोर कर सकता है, 5 इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता है। और मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो मुझे 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को एंटर कराने के लिए बोला जाएगा। तो मैं रैंडमली कोई भी नंबर ऐसे यहाँ पे एंटर करा देता हूँ, जो कि हम मार्क्स मान लेते हैं कि 5 स्टूडेंट्स के नंबर कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करूँ, ठीक है,
और इस बार मैं अगर 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैंने प्रोग्राम रन किया, अभी प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे 5 नहीं, मुझे 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना है, 10, तब ये मेरा प्रोग्राम काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो हमने एरे बनाया है वो तो 5 स्टूडेंट के डेटा को स्टोर करने के लिए बनाया है। अब रन टाइम पे मैं डेटा को, रन टाइम पे मैं मेमोरी को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, जो मेमोरी मुझे एलोकेट हुई है इस प्रोग्राम में, रन टाइम में उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। तो अगर मैं बोलूँगा कि मुझे 10 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है तो मुझे सिंपली एरर मिल जाएगी। कौन सी एरर? ये जो मैंने यहाँ पे एरर लिखी हुई है। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि मैंने बोला है कि अगर n के साइज़ 5 से बड़ा हो तब आप ये सब चीज़ें बता दो। क्यों? क्योंकि अगर n की साइज़ 5 से बड़ा है तो ये मेरा एरे तो बस 5 एलिमेंट को ही स्टोर करने के लिए बनाया गया है, मैं 10 स्टूडेंट्स के नंबर कहाँ से स्टोर करूँ, ठीक है, इसलिए मुझे ये सारी एरर मिल गई। ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हमने जो मेमोरी एलोकेट की है वो स्टैटिक मेमोरी है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। यहाँ पे देखिए ये जो प्रोग्राम है ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है। यहाँ पे देखिए जब हमने एरे बनाया है तो यहाँ पे एरे का साइज़ कुछ भी हमने फिक्स नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे देखिए एरे का कोई साइज़ हमने फिक्स नहीं किया। इसका मतलब कि रन टाइम पे जब ये मेरा प्रोग्राम रन होगा तो मैं एरे में कितने भी एलिमेंट्स स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, जैसे मैं ये प्रोग्राम है मैं इसको रन करता हूँ। इस प्रोग्राम को रन करने के बाद हाउ मेनी स्टूडेंट्स डेटा डू यू वांट टू स्टोर, तो यहाँ मैं पाँच स्टूडेंट का डेटा भी स्टोर कर सकता हूँ, 10 का भी कर सकता हूँ, 50 का भी कर सकता हूँ, 500 का भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैं जो नंबर लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 10 भी लिख दूंगा ना तो रन टाइम पे जैसे ही मैंने 10 लिख के एंटर कराया तो तुरंत देखिए मेलॉक फंक्शन की सहायता से यहाँ पे 10 यूनिट का या 10 इंटीजर का मेमोरी ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र के अनुसार मेमोरी रिजर्व होती है रन टाइम पे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। मतलब प्रोग्राम रन कर रहा है और यूज़र की डिमांड के हिसाब से मेमोरी रिजर्व कर दी जाएगी। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब मैं देखिए 10 छात्रों के जो मार्क्स हैं उसको मैं स्टोर कर सकता हूँ, मैंने ऐसे स्टोर कर दिया, ठीक है, और ये मेरा प्रोग्राम है ना फाइनली पूरा कम्प्लीटली रन हो गया, ठीक है। तो ये है देखिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का फ़ायदा कि हम रन टाइम पे, अब ये प्रोग्राम रन होना बंद हो गया है, लेकिन जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो रन टाइम पे मैं बताऊँगा कि मुझे कितनी मेमोरी चाहिए या कितने स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है। तो ये है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट जो कि बहुत यूज़फुल है। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करें, अगर आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से मेमोरी रिजर्व करते हैं तो आपकी मेमोरी हमेशा इफ़िशिएंटली यूज़ होगी, ठीक है। जब हमें एग्जैक्ट पता ना हो कि कितनी मेमोरी चाहिए तब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बहुत काम आता है, ठीक है। तो जब हमें ना पता हो शुरुआत से कि हमें कितनी मेमोरी चाहिए तब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बहुत काम आता है, क्योंकि रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में कंपाइल टाइम पर मेमोरी फिक्स कर दी जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, करके दिखाया कि जब आप स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का उपयोग करते हो तो आपको शुरुआत में ही बताना होता है कि आप कितने साइज़ का एरे बनाना चाहते हो, ठीक है। आप उसको फिर रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हम मेमोरी रन टाइम पर लेते हैं और काम पूरा होने पर वापस फ्री भी कर देते हैं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे हम फ्री का कॉन्सेप्ट समझेंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है। मतलब हम उस मेमोरी को यूज़ करने के बाद फ्री भी कर देते हैं जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का उपयोग एरे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर आदि के लिए किया जाता है जब साइज़ पहले से पता ना हो, ठीक है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट हम उपयोग कर सकते हैं एरे में, स्ट्रिंग में और स्ट्रक्चर इत्यादि में। अब देखते हैं कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्यों ज़रूरी है। मेमोरी का इफ़िशिएंट उपयोग करने के लिए हम उतनी ही मेमोरी लेते हैं जितनी ज़रूरत हो, न ज़्यादा न कम। तो जब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का उपयोग करते हैं तब हम रन टाइम पे जो यूज़र की डिमांड है हम बस उतनी ही मेमोरी रिजर्व करते हैं, न उससे ज़्यादा न उससे कम। रन टाइम पर साइज़ डिसाइड कर सकते हैं, वही मैंने बताया कि जैसे यूज़र से पूछकर कितने स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, ठीक है। हमने उस प्रोग्राम में समझा था, हमने यूज़र से पूछा था कि आपको कितने स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, और जितने स्टूडेंट का डेटा यूज़र को स्टोर करना उतनी ही मेमोरी हम रिजर्व करेंगे। बस मेमोरी वेस्टिंग नहीं होती। स्टैटिक मेमोरी में अगर एरे बड़ा बना दिया तो मेमोरी वेस्ट हो जाती है, ठीक है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन अगर आप उपयोग करते हो, एरे का साइज़ आपने रख दिया मान लीजिए 5000,
ठीक है, और आपको बस 5 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है तो आपकी बाकी मेमोरी क्या हो गई, वेस्ट हो गई। फ्लेक्सिबल प्रोग्राम बनते हैं जब आप DMA का उपयोग करते हो तो आपके प्रोग्राम क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। अब देखिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के फंक्शंस, तो ये सारे फंक्शंस हैं जो कि हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में उपयोग करेंगे। इन सारे फंक्शन का अगर आप उपयोग सीख जाएंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि हम डायनेमिकली मेमोरी किस तरीके से एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इन सारे फंक्शन के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। अब तो सबसे पहले फंक्शन जो हमारे पास है वो है मेलॉक फंक्शन। काफ़ी उपयोगी फंक्शन है और काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है इस फंक्शन का। अब देखिए इसका सिंटेक्स लिखा हुआ है, ठीक है, सिंटेक्स आप याद कर लीजिए या आप समझ जाएंगे जैसे जैसे प्रोग्राम समझते जाएंगे। मैं आपको इसको नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि सिंटेक्स से ज़्यादा इजी रहेगा जब हम इसको एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। बाकी सिंटेक्स आप याद कर लो क्योंकि एग्ज़ाम में सिंटेक्स पूछा जा सकता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह फंक्शन मेमोरी एलोकेट करता है लेकिन इनिशलाइज नहीं करता, ठीक है, गार्बेज वैल्यू देता है। तो ये फंक्शन हम किस लिए उपयोग करते हैं, इस फंक्शन का उपयोग करके हम मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, कब, रन टाइम पर। लेकिन ये फंक्शन जो मेमोरी हमें एलोकेट करके देगा ना उसको इनिशलाइज नहीं करता, मतलब वहाँ पे गार्बेज वैल्यू होती है। मेमोरी का पता पॉइंटर में स्टोर होता है, तो जो भी मेमोरी हमें एलोकेट होती है उस मेमोरी को हम एक्सेस कर सकते हैं पॉइंटर्स की मदद से। ठीक है, इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने पॉइंटर्स के बारे में पढ़ा था, बस वही सारे कॉन्सेप्ट अब यूज़ होने शुरू होंगे इस चैप्टर में भी और अगले चैप्टर में भी। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो इस लाइन में हमने क्या किया है, एक पॉइंटर बनाया है p नाम का। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये पॉइंटर जो है, ये p नाम का पॉइंटर, ये किस टाइप का है, ये पॉइंटर है इंटीजर टाइप का। मतलब ये जो पॉइंटर है ये किसी इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकता है। आप ध्यान दीजिए, है ना, ये जो पॉइंटर है ये किसी इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकता है, क्योंकि ये जो पॉइंटर है किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। ठीक है, इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। अब देखिए यहाँ पे ये मेलॉक फंक्शन है, बस पहले आप इतना देखिए, है ना, यहाँ पे ये मेलॉक फंक्शन है। मेलॉक मतलब होता है मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, मेमोरी एलोकेट करो, है ना, कितना मेमोरी एलोकेट करना है, 5 मेमोरी, कितनी, साइज़ ऑफ इंटीजर के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइज़ ऑफ इंटीजर क्या होता है, साइज़ ऑफ इंटीजर हमको पता है कि 4 बाइट होता है। ठीक है, साइज़ ऑफ इंटीजर क्या होता है, 4 बाइट, मतलब एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए कितने बाइट लगते हैं, 4 बाइट। और हमें कितने इंटीजर स्टोर करने हैं, 5 इंटीजर स्टोर करने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि 5 × 4 बाइट कितना हुआ, 20 बाइट, है ना। हमें कितनी मेमोरी चाहिए, हमें 20 बाइट्स की मेमोरी चाहिए, 20 बाइट्स की मेमोरी। ठीक है, तो ऐसे करके ना यहाँ पे 20 बाइट्स मेमोरी ऐसे रिजर्व हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, ये कितनी बाइट हो गई, 20 बाइट हो गई। ठीक है, ये 20 बाइट का ऐसा ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा इस फंक्शन से, है ना। और पहले ब्लॉक का एड्रेस मैं मान लेता हूँ कि 1001 है, तो दूसरे ब्लॉक का एड्रेस होगा 1002, फिर तीसरे ब्लॉक का 1003, चौथे ब्लॉक का 1004, पाँचवें ब्लॉक का 1005, ऐसे करके जाते जाएगा। छठवें ब्लॉक का 1006, है ना, 1007, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, मैं आगे अब नहीं बना रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने समझा था कि एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए 4 बाइट लगते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको पहले भी मैंने समझाया है। एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए 4 बाइट, इसका मतलब ये होगा कि ये पूरा का पूरा 4 बाइट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा ये इतना मेमोरी में सिर्फ एक इंटीजर स्टोर किया जाएगा। ठीक है, एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए 4 बाइट लगते हैं ना, तो इस पूरे स्पेस का उपयोग किया जाएगा एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए। उसी तरीके से ये 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, ये 4 बाइट का उपयोग किया जाएगा दूसरे इंटीजर को स्टोर करने के लिए। उसी तरीके से 1 2 3 4, ये 4 बाइट का उपयोग किया जाएगा तीसरे इंटीजर को स्टोर करने के लिए। फिर 1 2 3 4, ये 4 बाइट का चौथे इंटीजर को स्टोर करने के लिए। फिर आखिरी की 4 बाइट होंगी 5वें इंटीजर को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि जो हमारे पास इंटीजर है वो ऐसे हैं 10, तो 10 यहाँ स्टोर होगा, फिर 20 यहाँ स्टोर होगा, 30 यहाँ स्टोर होगा, फिर 40 यहाँ स्टोर होगा, 50 यहाँ स्टोर होगा। और आप ये सब समझते हैं कि ये 10 20 30 ये सब बाइनरी में स्टोर होता है। ठीक है, बाइनरी में स्टोर होता है, तो वो तो हम समझने के लिए इसको डेसिमल वैल्यू में लिखते हैं। तो अब देखिए, तो इस तरीके से मेलॉक का उपयोग करके हमें
एक ब्लॉक मिल गया कितने बाइट का, 20 बाइट का, ठीक है। अब इस 20 बाइट के ब्लॉक का एड्रेस स्टोर किया जाता है इस पॉइंटर वेरिएबल में, ठीक है। लेकिन हमने पहले देखिए यहाँ पे कमिटमेंट किया था कि p एक पॉइंटर है जो कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, है ना। और जब मेलॉक जो है वो मेमोरी रिजर्व करता है तो वो मेमोरी जो होती है वॉइड टाइप की होती है, मतलब उसका कोई टाइप नहीं होता, है ना। जो मेलॉक से या किसी भी फंक्शन से जो मेमोरी एलोकेट होती है उसका कोई टाइप नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो किया गया है ना, इसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कि जो यहाँ पे किया गया है ना, इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि इस मेमोरी ब्लॉक का जो एड्रेस है इसको हमने इंटीजर पॉइंटर टाइप का बना दिया है, ठीक है। क्यों बना दिया, क्यों कर दिया है, क्योंकि हमारा जो पॉइंटर है वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए बनाया गया है, इसलिए जो ब्लॉक हमें मिला है उसको हमने इंटीजर पॉइंटर टाइप का बना दिया है, ठीक है। अगर आपका पॉइंटर कैरेक्टर टाइप का होता, ठीक है, कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए बनाया गया होता तो हम इसको कैरेक्टर पॉइंटर टाइप का टाइप कास्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब आप जिस टाइप के डेटा को स्टोर करना चाह रहे हो ना उस टाइप के आप टाइप कास्टिंग यहाँ कर दो। इससे क्या होगा, इससे अब ये जो पॉइंटर होगा ना ये क्या करेगा, इस मेमोरी ब्लॉक के पहले एड्रेस को पॉइंट करेगा, ये ऐसा, है ना। इस मेमोरी ब्लॉक के पहले एड्रेस को पॉइंट करेगा और इस पहले एड्रेस को पॉइंट करेगा तो हमें पता है कि मेमोरी तो पूरी कंटिग्यूअस है, तो इस पहले एड्रेस की सहायता से हम पूरे ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एलोकेशन किया जाता है मेलॉक का उपयोग करके। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो बाद के सारे फंक्शन बहुत इजी हैं, इसी तरीके से सारे फंक्शन काम करते हैं। अब देखिए यहाँ 5 इंटीजर्स के लिए मेमोरी रन टाइम पर एलोकेट हुई, है ना, जैसा कि हमने अभी किया। 5 इंटीजर के लिए रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट हुई। पी में उस मेमोरी का एड्रेस स्टोर होता है, पी में उस मेमोरी का एड्रेस स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो फंक्शन है वो कैलॉक है ना। इसका सिंटेक्स है, दोनों में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, लगभग सेम है। बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहे थे हम कि साइज़ इन बाइट्स बता रहे थे, बस इतना ही बता रहे थे। और यहाँ पे जितना हमें इंटीजर स्टोर करना है उसका मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। यहाँ पे हम बस यहाँ पे बस हम क्या कर लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे, बाकी सब कुछ वही है ना। मेलॉक की जगह हम क्या लिख देंगे, कैलॉक लिख देंगे। और कैलॉक क्या करता है, कैलॉक मेमोरी को 0 से इनिशलाइज करता है, बस इतना ही डिफरेंस है ना। जो मेमोरी आपको मिलेगी ना बाय डिफ़ॉल्ट ये मेमोरी में गार्बेज वैल्यू स्टोर होती है ना। फिर जब हम कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे तो गार्बेज वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। लेकिन जब हम कैलॉक के थ्रू इस ब्लॉक को रिजर्व करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट सभी ब्लॉक में 0 इनिशलाइज होगा, है ना। 0 से सारे ब्लॉक जो होंगे इनिशलाइज होंगे, है ना। वैसे आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैलॉक यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। मेमोरी कंटिग्यूअस ब्लॉक्स में मिलती है, जैसे कि हम जानते हैं। यहाँ पे देखिए वही एकदम सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने ऊपर समझा। पहले p नाम का एक पॉइंटर बनाया गया जो कि इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकता है। और उसके बाद देखिए कैलॉक फंक्शन का उपयोग करके हमने क्या किया, हमने 5 मेमोरी ब्लॉक, मतलब एक मेमोरी ब्लॉक, मतलब टोटल मेमोरी ब्लॉक का साइज़ 20 बाइट का हो जाएगा ना, तो 20 बाइट का एक मेमोरी ब्लॉक हमने क्या कर लिया, रिजर्व कर लिया, ठीक है। बस डिफरेंस क्या होगा, बस डिफरेंस ये होगा कि जब हम कैलॉक का उपयोग करके इस तरीके से 5 इंटीजर को स्टोर करने के लिए मेमोरी ब्लॉक रिजर्व करेंगे तो सब में बाय डिफ़ॉल्ट 0 से इनिशलाइज हो जाएगा, ठीक है। मतलब जहाँ हमें इंटीजर स्टोर करना है, अगर हमने इंटीजर स्टोर नहीं किया तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहेगा, ठीक है। बस इतना ही होता है। और उसके अलावा यहाँ पे भी देखिए टाइप कास्टिंग की जाती है। टाइप कास्टिंग आपको करना है, वो आपको करना नहीं भूलना, ठीक है। तो यहाँ 5 इंटीजर्स के लिए मेमोरी एलोकेट हुई और सभी में 0 स्टोर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मेलॉक और कैलॉक फंक्शन होते हैं, बहुत ईजी है। आप बस इतना लाइन समझ लिख देंगे तो आपको रन टाइम पर आपको मेमोरी मिल जाएगी डिमांड के अनुसार, है ना। जितना यूज़र डिमांड करेगा उतनी मेमोरी उसको एलोकेट हो जाएगी। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है रीअलॉक फंक्शन। अब नाम से ही समझ रहे होंगे आप कि रीअलॉक मतलब री एलोकेशन कर दो, रीअलॉट कर दो, है ना। जब प्रोग्राम के बीच में मेमोरी कम पड़े या ज़्यादा हो तब हम रीअलॉक से मेमोरी का साइज़ बढ़ा या घटा सकते हैं। तो रीअलॉक जैसे कि नाम समझ में आ रहा है कि हमने क्या कर दिया, मेलॉक या कैलॉक का उपयोग करके हमने
मेमोरी रिज़र्व किया, लेकिन प्रोग्राम के बीच में हम यूज़र से फिर से पूछ सकते हैं कि क्या आपको और साइज़ चाहिए, क्या आपको और डेटा स्टोर करना है। अगर यूज़र को और डेटा स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, रीअलॉक का उपयोग करेंगे। इस बात को समझने के लिए आप इस तरीके से इसको समझिए कि मान लीजिए कि हमने इस कैलॉग का उपयोग करके, ये जो कैलॉग है ना, इस कैलॉग का उपयोग करके यहाँ पे ये कैलॉग का उपयोग करके हमने ये 5 साइज़ का मेमोरी ब्लॉक रिज़र्व किया, मतलब 5 इंटीजर को स्टोर करने के लिए ये मेमोरी ब्लॉक रिज़र्व किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप 5 नहीं मानिए, यहाँ पे आप n मानिए। ठीक है, यहाँ पे हमें n करना पड़ेगा। जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, है ना। तो यहाँ पे मैं n कर देता हूँ। n मतलब क्या है कि यूज़र ने जितना भी डेटा स्टोर करने के लिए बोला है वो इस n में आ जाएगा। ठीक है, मतलब रन करने के बाद हमने यूज़र से पूछा कि आपको कितने डेटा स्टोर करना है, तो यूज़र ने बोला 5, है ना। तो इस n की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, मतलब इस 5 इंटीजर को स्टोर करने के लिए एक ब्लॉक रिज़र्व हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद जब यूज़र ने 5 इंटीजर स्टोर करा दिया, उसके बाद हमने यूज़र को फिर से पूछा कि क्या आप और डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए यूज़र हाँ बोलता है, तब हम इस रीअलॉक फंक्शन का उपयोग करेंगे। ठीक है, रीअलॉक फंक्शन का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि यूज़र को 4 और डेटा इंसर्ट करने हैं, ठीक है, इस 5 के अलावा और 4 डेटा इंसर्ट करने हैं, तो क्या होगा, इसी के आगे 4 और इंटीजर के लिए स्पेस रिज़र्व हो जाएगा, है ना। मतलब रन टाइम पे हम क्या कर सकते हैं कि जो मेमोरी एलोकेट हुई थी उसके आगे और मेमोरी एलोकेट करवा सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, रीअलॉक फंक्शन का उपयोग करके। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि एक बार हमने कैलॉग का उपयोग किया, हम दोबारा कैलॉग का उपयोग करके फिर से मेमोरी रिज़र्व कर लेंगे। हाँ, आप दोबारा कर सकते हो, लेकिन फिर आपको वो मेमोरी अलग जगह मिलेगी। अगर आप एक साथ डेटा रखना चाहते हैं तब आपको रीअलॉक का उपयोग करना पड़ेगा। अगर आप दोबारा कैलॉग या दोबारा मैलॉक यूज़ करेंगे तो आपका दोनों डेटा अलग अलग जगह स्टोर किया जाएगा। ठीक है, जो कि अगर आप नहीं चाहते तो आपको रीअलॉक का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, सिंटेक्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सिंटेक्स में रीअलॉक लिखने के बाद, है ना, देखिए हमने सब कुछ वही किया है। रीअलॉक लिखने के बाद कि जिस पॉइंटर में आप पहले वाला मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस स्टोर किए हुए थे, है ना, उसी पॉइंटर में आप क्या कर देंगे, आप उसका साइज़ बढ़ा देंगे। उसी पॉइंटर में, जैसे कि एक p नाम का पॉइंटर था, पहले हमने मेलॉक या कैलॉग का यूज़ करके p नाम का पॉइंटर बनाया और हमने मान लीजिए कि 5 इंटीजर को स्टोर करने के लिए एक ब्लॉक रिज़र्व कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें रीअलॉक करना है, मतलब हमें इसमें 10 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, 10 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है। तो हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे रीअलॉक p, मतलब वही पॉइंटर जो कि इस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था, और लिख देंगे 10 इंटू साइज़ ऑफ इंट। तो इससे क्या होगा, इससे ये पूरा जो ब्लॉक होगा ना, ये पूरा ब्लॉक का साइज़ बढ़ जाएगा और अब ये ब्लॉक 10 इंटीजर्स को स्टोर कर पाएगा, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप ध्यान से इस फंक्शन के नाम को देखिए कि रीअलॉक मतलब क्या होता है, रीएलोकेशन, मतलब फिर से एलोकेट करो, है ना। फिर से एलोकेट क्या करो कि एक बार हमने ब्लॉक रिजर्व कर दिया था लेकिन उसको फिर से एलोकेट कर दो, तो फिर से हमने एलोकेट कर दिया, उसका साइज़ बढ़ा दिया, है ना। आप इसका साइज़ घटा भी सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये पॉइंटर जिस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था उसका साइज़ हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले 5 इंटीजर्स की मेमोरी थी, अब बढ़कर 10 इंटीजर की हो गई है। इस बात को अगर हम एक प्रोग्राम से समझेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए रीअलॉक का प्रोग्राम है, ठीक है। पहले मैं ये टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम रीअलॉक को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रीअलॉक का उपयोग किया गया है, यहाँ पे ये देखिए, ये है ना, ये रीअलॉक का उपयोग किया गया है, ठीक है। पहले हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए मेलॉक का उपयोग करके कुछ डेटा को स्टोर कराया और फिर हमने यूज़र से बोला कि क्या आपको और डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैसेज है, क्या आप मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं, न्यू साइज़ दीजिए, मतलब आप मेमोरी का साइज़ आप क्या करना चाहते हैं। देखिए मैं इसको एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो देखिए सबसे पहले इस प्रिंटफ की वजह से हमें ये मैसेज दिखा कि कितने एलिमेंट्स स्टोर करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि मैं 5 एलिमेंट स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने 1 2 3 4
5, ये 5 एलिमेंट्स स्टोर कर दिए। अब 5 एलिमेंट स्टोर करने के बाद देखिए जैसे मैंने n की वैल्यू 5 दी ना, मैं वही आपको बता रहा था, n की वैल्यू हमने 5 दी तो यहाँ पे 5 जो है देखिए यहाँ पे चला जाएगा इस n की जगह। तो हमें 5 इंटीजर को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी ब्लॉक मिल जाएगा। ठीक है, ये तो नल इसलिए कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि हमारा जो हमने बहुत सारे प्रोग्राम रन किए हैं और अब हमारे कंप्यूटर के पास जगह नहीं है, तो कभी कभी मेमोरी ब्लॉक रिजर्व नहीं होती है, तो ये फंक्शन जो होता है ये नल रिटर्न कर देता है। क्या रिटर्न करता है? नल। तो अगर p की वैल्यू नल है तो हम बोल देंगे कि मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है। इसको आप अभी ध्यान मत दीजिए, है ना, ये कॉन्सेप्ट जो कि आप जब पढ़ते जाएंगे तब समझ में ज़्यादा आएगा आपको। अभी फ़िलहाल के लिए बस आप ये समझो कि जैसे ही हमने 5 इंटीजर को स्टोर करने के लिए मेमोरी ब्लॉक रिजर्व करने के लिए बोला, तो मेलॉक का यूज़ करके 5 इंटीजर को स्टोर करने का मेमोरी ब्लॉक रिजर्व हो गया। लेकिन उसके बाद हमने एंटर करा दिया वैल्यूज़ को। उसके बाद हमारा प्रोग्राम हमसे पूछ रहा है कि क्या आप मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं, क्या आप मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं? अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप न्यू साइज़ दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे नया साइज़ देंगे, मान लेते हैं कि हमने 5 एलिमेंट स्टोर किए थे, नहीं मुझे इसका नया साइज़ 8 चाहिए। मैं चाह रहा था कि 8 एलिमेंट में स्टोर करता, लेकिन मैंने कितना किया? 5 एलिमेंट स्टोर किया। तो देखिए मैंने जब इसको 8 दिया तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्या हो रहा है? रीअलॉक हो रहा है। ठीक है, रीअलॉक में क्या हो रहा है? देखिए हमारा पुराना पॉइंटर है जो हमने अभी उपयोग किया था, इसी पॉइंटर में उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस है। और देखिए ये न्यू साइज़ हमने दिया कितना? 8। तो अब देखिए 8 इंटू साइज ऑफ इंट, मतलब 8 इंटीजर को स्टोर करने के लिए एक ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा, है ना। और उस नए ब्लॉक का जो एड्रेस होगा हम इस टेम्प में स्टोर कर देंगे। ठीक है, इस टेम्प में हम उसको स्टोर कर देंगे, मतलब अब टेम्प के पास हमारे नए ब्लॉक का एड्रेस है। ठीक है, जिसका साइज़ कितना है? 8। मतलब कि हमने 5 एलिमेंट स्टोर करा दिए, अब मुझे 3 और एलिमेंट स्टोर कराने होंगे। तो मैं एंटर करता हूँ, तो देखिए प्लीज़ एंटर 3 एक्स्ट्रा वैल्यूज़। तो मैं 3 एक्स्ट्रा वैल्यूज़ एंटर करा दूंगा और देखिए ये मेरा फाइनल जो मेमोरी ब्लॉक था 8 इंटीजर को स्टोर करने का, वो यहाँ पे बन गया और वो स्टोर हो गया और मुझे डिस्प्ले हो गया, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आई होप कि समझ रहे होगे आप। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? मेमोरी को रीएलोकेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे के वो कॉन्सेप्ट्स को हम समझते हैं। अब इसके बाद जो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है फ्री फंक्शन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें क्या होता है कि डायनेमिक मेमोरी को फ्री ना किया जाए तो मेमोरी लीक हो सकता है। मेमोरी लीक का मतलब क्या है कि देखिए आपने मेलॉक, कैलॉक या रीअलॉक का यूज़ करके कोई आपने मेमोरी ब्लॉक रिजर्व किया। ठीक है, अब आपने रिजर्व किया, आपने उसका उपयोग किया और आपका उसका उपयोग ख़त्म हो गया। अब आपको नया मेमोरी ब्लॉक चाहिए तो आपने नया मेमोरी ब्लॉक मान लीजिए रिज़र्व कर लिया। ठीक है, लेकिन ये मेमोरी ब्लॉक, ये ऊपर वाला मेमोरी ब्लॉक, इसको आप अब यूज़ नहीं कर रहे हो अपने प्रोग्राम में, लेकिन फिर भी ये क्या है कि आपके प्रोग्राम के लिए रिज़र्व है। ठीक है, और आपका प्रोग्राम चलता रहेगा, आगे नए नए मेमोरी ब्लॉक्स लेता रहेगा और सारी मेमोरी ऐसे करके ऑक्यूपाई हो जाएगी। तो इन्हीं मेमोरीज़ को जो कि अब यूज़ नहीं की जा रही, ना ही हमारे द्वारा, प्रोग्रामर द्वारा, और ना ही सिस्टम के द्वारा, इन्हीं मेमोरीज़ को हम क्या कहते हैं? मेमोरी लीक कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमने एक मेमोरी ब्लॉक रिजर्व किया और वो मेमोरी ब्लॉक अब हमारे काम का नहीं है तो हमें उस मेमोरी ब्लॉक को फ्री कर देना चाहिए। ठीक है, यही काम करता है ये फ्री फंक्शन। ठीक है, आप क्या करेंगे? फ्री लिखकर बस उस पॉइंटर का नाम लिख देंगे जो पॉइंटर उस मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्री का उपयोग करेंगे। बहुत इजी है इसका उपयोग करना। फिर देखिए एक प्रोग्राम है, सिंपल सा प्रोग्राम है, हम फटाफट इसको समझ लेते हैं। देखिए stdio.h लिखे ही है, लेकिन जब हमें मेलॉक, कैलॉक और रीअलॉक और फ्री फंक्शन का उपयोग करना होता है तब हम stdlib.h का उपयोग करते हैं। आप इसको इंक्लूड कर लीजिएगा, तभी आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बनाए हैं। पहला वेरिएबल है क्या? p, जो कि एक पॉइंटर है ना, किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। उसके बाद में एक वेरिएबल है n और उसके बाद में एक वेरिएबल है i। ठीक है, उसके बाद देखिए कितने एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं बोल देता हूँ कि 3 एलिमेंट स्टोर करना चाहता हूँ, तो n की वैल्यू 3 हो गई। उसके बाद देखिए मेलॉक क्या करेगा? मेलॉक की सहायता से 3
इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए एक ब्लॉक रिजर्व हो जाएगा और इस ब्लॉक का एड्रेस किसके पास रहेगा, इस पॉइंटर के पास। मतलब ये पॉइंटर क्या करेगा, इस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करेगा, है ना। अगर p की वैल्यू नल होती, मतलब ये ब्लॉक रिजर्व ना होता, तो हमें ये मैसेज मिल जाता। क्या मैसेज मिल जाता है कि मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, लेकिन फ़िलहाल तो हो गई है। अब उसके बाद देखिए वैल्यू दर्ज कीजिए, हमें ये मैसेज दिखाई देगा। तो हम वैल्यू दर्ज कर देते हैं और जो वैल्यू दर्ज करेंगे वो यहाँ पे दर्ज होता जाएगा, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे स्कैनफ में लिखा हुआ है। तो मान लेते हैं कि हम 3 वैल्यू दर्ज कर रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। वैल्यू दर्ज करने के लिए हम इस पॉइंटर वेरिएबल का सहारा ले रहे हैं। पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में समझा था, तो अगर आपको नहीं पता कि कैसे हम ये स्टोर कर रहे हैं तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया था कि हम किस तरीके से पॉइंटर में कोई वैल्यू को मतलब एक्सेस कर सकते हैं, पॉइंटर की मदद से किसी वैल्यू को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आप क्या, फिर उसके बाद जैसे हमने ये सब वैल्यू इसमें करा दी, क्या स्टोर करा दी, है ना। स्टोर कराने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपके वैल्यूज़ मतलब उसको प्रिंट कर सकते हैं वैल्यूज़ को। तो प्रिंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 10 20 और 30, है ना। और उसके बाद में हमने क्या किया, फ्री कर दिया उस पॉइंटर को जो हमारे मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। अगर आपको इसमें डाउट है तो मैं एक बार थोड़ा बता देता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे हम किस तरीके से स्कैनफ और प्रिंटफ कर रहे हैं पॉइंटर की सहायता से। मैं बहुत शॉर्ट में इस बात को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए आई नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू इनिशलाइज की गई है 0, है ना। ये लूप लगा हुआ है, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन सही हो जाएगी क्योंकि n की वैल्यू 3 है, i की वैल्यू 0 है। हम अंदर जाएंगे और देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्कैनफ बोल रहा है %d, मतलब जो हम वैल्यू देंगे इंटीजर, उस इंटीजर को रिसीव करना है और उसको कहाँ पे स्टोर करना है। देखिए लिखा हुआ है इसको m%p, i की वैल्यू क्या है 0, है ना। तो i की वैल्यू 0 है अभी, तो p 0, मतलब कि ये जो पॉइंटर, ठीक है, ये पॉइंटर जिस एरे को पॉइंट कर रहा है उसके 0 इंडेक्स में, ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है ना। उस एरे के 0 इंडेक्स में इस वैल्यू को जो कि यूज़र ने अभी दिया है इसको आप स्टोर कराओ, ठीक है। फिर i की वैल्यू 1 होगी, तो फिर जब यूज़र 20 दे रहा है तो उसको कहाँ स्टोर कराओ, p1 में। फिर यूज़र जो है 30 दे रहा है तो उसको कहाँ स्टोर कराओ, p2 में, है ना। यहाँ पे हो रहा है। और देखिए जब ये प्रिंट करना है तो सिंपली हम क्या लिख दे रहे हैं, p और मतलब इंडेक्स i, तो p0 में जो पॉइंटर ये पॉइंट कर रहा है ना, तो 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर 1 इंडेक्स की, फिर 2 इंडेक्स की। मतलब पिछले वीडियो में हमने बहुत डिटेल में समझा था कि हम कैसे पॉइंटर का उपयोग करके किसी एरे के वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं या किसी वेरिएबल के वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। बस वैसा ही है जैसे हम एरे को एक्सेस करते हैं, सिंपली वैसा ही है, ठीक है। हमने क्या समझा था पहले कि मान लेते हैं कि ये एक एरे है ना। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल बता ही देता हूँ आपको। देखिए एक एरे है, इसका नाम a है ना, और इसका इंडेक्सिंग 0 1 2 इस तरीके से होती है ना। और इसमें एलिमेंट मान लेते हैं हम 10 20 30 है। तो अगर हमें वैल्यू स्टोर करनी है तो हम कैसे करते थे, हम लिखते थे स्कैनफ %d, क्योंकि इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, फिर लिखते थे m%a_i, है ना। अगर i मतलब हम लूप चला रहे हैं तो i की वैल्यू 0 होगी, तो जो भी यूज़र वैल्यू देगा वो 0 इंडेक्स में स्टोर होगी। i की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 इंडेक्स में, और i की वैल्यू जब 2 होगी तो 2 इंडेक्स में वैल्यू स्टोर की जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एरे के केस में प्रिंट करने के लिए भी हम ऐसे करते हैं %d, और फिर हम क्या लिख देते हैं, एरे का नाम और उसका इंडेक्स, ठीक है। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। बस हम यहाँ पे इस मेमोरी ब्लॉक के नाम की जगह हम बस पॉइंटर का नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है। बात देखिए हो वही रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा मान लीजिए कि एरे का नाम p है ना। अगर एरे का नाम p होता तो आप इसी तरीके से एक्सेस करते। तो पॉइंटर से एरे को एक्सेस करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है ना। एक बार आप ध्यान से देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं। और बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके स्पेसिफिक डाउट के लिए, लेकिन आप पूछे तो सही पहले, ठीक है। अब देखिए स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को हम थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद में आज का वीडियो हमारा लगभग कंप्लीट है। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि जो मेमोरी होती है वो एलोकेट की जाती है कंपाइल टाइम में, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में रन टाइम पे हम मेमोरी एलोकेट करते हैं, जैसे कि हमने
वीडियो की शुरुआत में ही समझा था। फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है जब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है और फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। तो उसके बाद मेमोरी वेस्टेज की बात करें तो स्टैटिक मेमोरी में संभव है, डायनेमिक मेमोरी वेस्टेज कम होती है। फंक्शंस का उपयोग करें तो स्टैटिक मेमोरी में कोई फंक्शन का उपयोग नहीं होता, जबकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में मैलॉक कैलॉक और रीअलॉक फंक्शन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अगर हम फ्री करने की बात करें तो स्टैटिक मेमोरी में हमें फ्री नहीं करने की ज़रूरत होती है मेमोरी को, जबकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हमें मेमोरी को फ्री करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब देखिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का उपयोग कब करें? जब एरे का साइज़ यूज़र द्वारा हमें पूछना हो, जब लार्ज डेटा स्ट्रक्चर बनाने हो, जब मेमोरी को बार बार एडजस्ट करना हो, जब रीअलॉक का हमने उपयोग किया था, जब हमें मेमोरी को ऑप्टिमाइजेशन करना हो, मतलब इफ़िशेंटली हमें उपयोग करना हो मेमोरी को, तब हमें DMA का उपयोग करना चाहिए। और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा ही DMA का उपयोग करो, आप स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का उपयोग हो सके तो नहीं करो। ठीक है, अब एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके लिए, जैसे कि मेलॉक और कैलॉक में क्या अंतर है। तो आप बता दीजिए कि मेलॉक में जो मेमोरी रिजर्व मतलब मेमोरी जो एलोकेट होती है वो अनइनिशलाइज्ड होती है, मतलब कि जब मेमोरी ब्लॉक हमें मिलेगा तो उसमें गार्बेज वैल्यू होगी। लेकिन जब हम कैलॉक का उपयोग करके मेमोरी ब्लॉक रिजर्व करेंगे तो वो 0 से इनिशलाइज होगा। ठीक है, उसके बाद रीअलॉक एग्जिस्टिंग मेमोरी को एक्सपेंड या श्रिंक कर सकता है, मतलब हम रीअलॉक का उपयोग करके जो हमारी मेमोरी रिजर्व हुई है उसको हम बढ़ा या घटा सकते हैं। और उसके बाद में फ्री का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमने समझा कि अगर हमें मेमोरी लीक की समस्या से बचना हो तब हमें फ्री फंक्शन का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है, जिस नोट्स में आज हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट समझे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में, तो अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है तो आपको पता है कि इस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और यहाँ पे आपको मोर नाम की बटन दिखेगी, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। फिर गूगल ड्राइव की लिंक है, आप उस पर क्लिक करिए। तो जब आप गूगल ड्राइव आपका ओपन होगा तो आपको काफ़ी सारे फोल्डर मिलेंगे, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे। अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ये पढ़ना है तो आप इस फोल्डर में डबल क्लिक करके आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ लगभग मैं सभी नोट्स यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर के, तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर है जिसमें मैंने क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के अपलोड किए हैं, आप उनको भी देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।